संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित सीनियोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं असम के भ्राम्यमान थिएटर यानी कि मोबाइल थिएटर में कला निर्देशन तथा इसके इतिहास के बारे में। 1930 में ब्रजनाथ शर्मा ने वेस्ट बंगाल के यात्रा से प्रभावित होकर कोहिनूर ओपेरा की प्रतिष्ठा की थी वर्तमान असम के बोरपेटा जिले के सरभोग में। नाटक का मंचन करते हुए ये दल गांव-गांव, शहर-शहर जाकर असम के पूरब से पश्चिम तक के सफर करता था, लेकिन तब इसे ओपेरा ही कहा जाता था। 1963 में अच्युत लहकर जी ने अपने भाई सदा लहकर जी के साथ मिलकर नटराज सिने थिएटर की प्रतिष्ठा की पाठशाला में और थिएटर को एक व्यावसायिक रूप दिया। इसलिए उन्हें वर्तमान मोबाइल थिएटर के जन्मदाता माना जाता है। 1963 के 2 अक्टूबर से लेकर अब तक मोबाइल थिएटर का ये सफर जारी रहा। नटराज सिने थिएटर ने केवल असम में ही नहीं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी अपने नाटकों का मंचन किया। अच्युत लहकर जी खुद एक वन मैन आर्मी की तरह रहे। वो सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि एक नाटककार और निर्देशक भी थे। नटराज सिने थिएटर को बाद में नटराज थिएटर के नाम से भी जाना गया। अच्युत लहकर जी अपने संपरीक्षाओं के लिए हमेशा याद रहेंगे। उन्हीं से प्रभावित होकर 70 के दशक में भाग्यदेवी, कोहिनूर, आवाहन, हेंगुल, शंकरदेव आदि मोबाइल थिएटर का जन्म हुआ। मिथक से लेकर वास्तविक कहानियों के एक नाटकों का समूह लेकर ये गली गली सुबह सुबह के लोगों तक पहुंचता है। असम के जनजीवन का एक अभिन्न हिस्सा है ये मोबाइल थिएटर। आज के समय में असम में करीब 20 से 30 मोबाइल थिएटर ग्रुप्स अपने नाटकों का मंचन कर रहा है। অভিনেত্রী কবিতা চুটিয়া, অনুশ্রী আর এই সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি দলে দলে আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। मोबाइल थिएटर सिर्फ एक मनोरंजन का ही माध्यम नहीं, ये करीब 5,000 से 10,000 लोगों की रोजी रोटी है। एक व्यावसायिक लक्ष्य रखने के बाद भी मोबाइल थिएटर ने कई स्कूल, कॉलेज आदि अनेक सामूहिक अनुष्ठानों की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम उपस्थित हैं भाग्यदेवी थिएटर के अस्थायी प्रेक्षकगृह में और हमारे साथ हैं भाग्यदेवी थिएटर के प्रोड्यूसर सुबोध मजूमदार जी। ये भाग्यदेवी जन्म हुआ है 1968 में। इसी एक्चुअली मेरा फादर जो है उसने शरद मजूमदार उसने स्टार्ट किया था इसे। मेरा फादर एक म्यूजिशियन था, और पहले वो म्यूजिशियन था, उसके बाद वो थिएटर दूसरे थिएटर में काम किया था। वो जैसे सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर इसी जॉब में काम किया था। बाद में वो सोचा कि कैसे वो हम दूसरे के नौकरी करूँगी, खुद एक थिएटर बना दूँगी। ऐसे ही वो सोच करके 1968 में वो थिएटर जो भाग्यदेवी है उसको जन्म दिया है। ये भाग्यदेवी नाम जो है वो कैसे पड़ा? हाँ, एक्चुअली ये मेरा ग्रैंड मदर का नाम है, पापा का मदर का नाम वो भाग्यदेवी। सोचा हो सकता है, मैं तो उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं उसी टाइम में 4-5 साल का लड़का था। हाँ, और उसी टाइम में लेकिन एक याद है मेरा, जो नाम के बारे में सोच रहा था, दूसरे को पूछा था क्या नाम रखा, क्या नाम। मेरा पापा ने बोला था कि मैं एक ही नाम रखूँगी, मेरे माँ के नाम में रखूँगी। वो मेरा ग्रैंड मदर का नाम था भाग्यदेवी, इसीलिए वो थिएटर का नाम हुआ भाग्यदेवी।
क्या थिएटर भाग्यदेवी एक व्यावसायिक संस्था है? एक्चुअली मैं जोर से बोल सकता हूँ कि ये एक व्यवसाय संस्था है, लेकिन एक बात ही इस व्यवसाय की तरफ से मैं एक भी काम करता हूँ। मेरा मेरा करीब 100-110 मेरा पास एम्प्लॉय है जो आर्टिस्ट है, वो लोग का रोज़गार भी मिलता है। ये एम्प्लॉयमेंट का एक ये भी मैं किया। और दूसरा एक बात है, जो हम लोग ड्रामा करता हूँ ना, गाँव असम के गाँव में जाता हूँ, उसमें गाँव के एक मंदिर, एक स्कूल, एक क्लब, इसी के एड में करता हूँ। उस लोग का एक आर्थिक जो लाभ होता है ना, उसको बोल के हमको बुला के उसको उस लोग टिकट वो लोग से बिक्री करता है। उस प्रॉफिट से वो लोग का स्कूल बनाता है, मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है। इसी तरफ से इस असम में आज 4-5 साल के पहले जो हुआ था, उसमें हम जोर से बोल सकते हो कि 50% या 60% हमारा असम का मोबाइल थिएटर का कंट्रीब्यूशन है। भाग्यदेवी थिएटर ने नाटक मंचन करते समय किस तरह कला निर्देशन को अपनाया है, या तकनीकी रूप में मंच कला में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन इससे बोल नहीं सकेंगे कि हम लोग के परिवर्तन क्या है। ये मोबाइल थिएटर, असम का मोबाइल थिएटर एक जो 1963 में नटराज थिएटर, उसका जो अच्युत लखर उसको याद करता हुआ, वो जो तरीका बनाया इस तरीक़ा से चल रहा है, लेकिन डे बाय डे वो डेवलप हो रहा है। जैसे हम लोग एक नाटक किया था 2 साल में, 2000 में हाईजेक, उस ड्रामा में हम लोग का टेक्निक यूज़ किया था। कुछ आदमी बोलता है वो जो हम लोग का मंच है 14 फुट 14 फुट में वो कैसे हवा उड़ाजहाज उड़ाएगा मंच में, लेकिन ये पॉसिबल हो गया। वो 72 फीट मंच में कैसे टेक ऑफ करेगा, वो लैंड करेगा, वो जहाज़। लेकिन हम लोग किया था, वो नूरुद्दीन अहमद ने किया था, उस टेक्निक किया था हम लोग। जैसे हम लोग और एक ड्रामा किया था काठमांडू देवोजानी, वो ड्रामा था जो काठमांडू का वो जो राजपुरियल का वो हत्या हुआ था, उसका देवोजानी जो राजपुरियल का कन्या था, उसके आधार पे एक ड्रामा किया था। उसमें भी हम लोग वो जो ये काठमांडू का जो माहौल वो हम लोग यह ड्रामा में प्रवेश किया था। ऐसे आदमी तो बहुत अच्छा ही बोला था कि वो ठीक है ठीक है। थिएटर भाग्यदेवी के सफल नाटकों को अगर हम 3 श्रेणी में बांटे हैं, व्यावसायिक रूप से सफल नाटक, कला निर्देशन के हिसाब से सफल नाटक, या एक्सपेरिमेंटल नाटक, तो इन तीनों श्रेणियों में आप किन किन नाटकों का नाम लेंगे? हाँ, व्यावसायिक दृश्य में मेरा तो पास बहुत ड्रामा था, क्योंकि इस साल हम लोग का 54 ईयर्स हुआ। मेरे तो सब तुरंत याद नहीं आएगा, तब भी मैं बोल सकता हूँ कि वो जो मिलन माला है वो हम लोग 13 ईयर्स किया था। वो ड्रामा 13 ईयर्स किया था। मिलन माला किया था, मैं बियात नबहू, मुख सामे नालागे, मैं एटा पाप करिम, मरमर बरखा मरम लबा, सुरेन सुर पुटेक, इससे करके ढेर सारा ड्रामा है। जो इस साल का महालया, मोर फेसबुक तुमी, बच्चा, ये सब तो व्यावसायिक दिख में वो सब ड्रामा किया था। माँ कारो मरम इसे ड्रामा व्यावसायिक दिख में किया था। टेक्निकली हम लोग किया था वो हाईजेक, वो भी सफल हुआ था। वो थोड़ा सा पहले बुलाया था, मैं बोल दिया कि वो जो 14 फुट मंच में उधर हम लोग प्लेन उड़ाया, सफल भी हो। वो जो मंच में हम लोग वो जो एरोप्लेन का इंटीरियर है वो भी देखा हम, इसे वो सफल हुआ था इसी टाइम। ठीक इसी तरफ से हम लोग एक्सपेरिमेंटल ड्रामा किया था शैशवते धमालिते, ममतार स्मृति शैशवते धमालिते। ये ड्रामा था डॉक्टर भूपेन हजारिका का एक गाना था शैशवते धमालिते। उस गाना के आधार में हम लोग ड्रामा किया था। जो समय वो ये ड्रामा किया था, वो भूपेंद्र ने ड्रामा एंजॉय किया था। ड्रामा देखने के समय वो बोला था, मैंने कोई कभी इंडिया का बात छोड़िए, मैं वर्ल्ड में किसी जगह में सुना नहीं कि एक गाना के ऊपर एक ड्रामा हो सकता है।
उसी उसी ने बोला था। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल हम किया था, वो सक्सेस भी हुआ था। ठीक इसी तरह ममतार सिटी एक हेम्बोरा का कविता है, उस कविता के आधार में भी हम लोग ड्रामा किया था, वो भी सक्सेस हुआ था। इसे ठीक इसी तरह हमने काठमांडू डेबोजानी वो भी बोला था, वो भी सक्सेस हुआ था। और टेक्निकली बोल लिए, टेक्निकली कमर्शियली और एक्सपेरिमेंटली। इस पैंडमिक में मतलब कि कोविड-19 के साथ आप लोगों की लड़ाई कैसे रही? क्योंकि एक साल के लिए तो आप लोगों को थिएटर बंद करना पड़ा। वो जो टाइम था वो कोविड के टाइम में, तो सारा थिएटर बंद हो गया था। अभी हम लोग सोचा कि 2000 सन में वो अक्टूबर से नहीं था, मार्च में कोविड और आया। मार्च एक्चुअली असम में अप्रैल में आया था। हम गवर्नमेंट से डिस्कस किया, और एक ये जो हिंदी में क्या बोलेगा, असमिया में वो जो ताकत, ये जो मैंने हिम्मत वो जो हम लोग बोलते हैं मोरखा। हाँ, मोरखा, ये करके हम लोग 4-5 थिएटर निकल आया। 25 दिन ट्रेनिंग करके। एक्चुअली हम लोग का ड्यूरेशन था 1.5 महीने, 50 दिन लगेगा हम लोग का ट्रेनिंग रिहर्सल पीरियड। लेकिन इस साल हम लोग जो आर्टिस्ट है सब लोग का बोला था कि हम लोग कम दिन में रिहर्सल करना पड़ेगा, और क्योंकि हम लोग अक्टूबर से निकला गया थिएटर। और हम लोग सब वो आर्टिस्ट का वैक्सीनाइज किया। जो वैक्सीनाइज नहीं किया था उसको हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन में लिया नहीं था, तो सर्टिफाइड किया। नहीं तो हम खुद में हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करके उसको वैक्सीनाइज करता हूँ। जिसमें वैक्सीन किया नहीं था उसको वैक्सीनेट किया, ऐसे जो डबल वैक्सीनेट किया। इसी तरफ एक ताकत लेके थिएटर सितंबर महीने, सितंबर 10 सितंबर से थिएटर रिहर्सल किया था। और अक्टूबर में एक्चुअली हम लोग का ये जो एसओपी थोड़ा देर हुआ, करीब 11 तारीख निकला, अक्टूबर 11 तारीख। उस टाइम से हम लोग शो किया था, जब एसओपी दिया था असम गवर्नमेंट ने, तब निकला था। ये पैंडेमिक में एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि हम लोग का ये जो सब आप लोग दिखाई है, हम लोग का सब वुडन और क्लॉथ, जो कपड़ा और लकड़ी का ये स्टेज है, सब ये लोग सबका मालूम है। ये लोग बैठने से वो खराब हो जाता है। ठीक इसी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है, वो सामान 2 महीने बैटरी से खराब हो जाता है। इसी तरह हम लोग का 1.5 साल बैठा हुआ है। मेरा जो साउंड का प्रॉपर्टी है वो लोग डैमेज हुआ, म्यूजिक का कीबोर्ड पैड इसे वो सब डैमेज हो गया, एक्चुअली वो फंगस हो गया। ये सब तो एक मुश्किल हो ही गया। इसी तरह हम अक्टूबर से शो किया था। अभी जो ये है माहौल है थिएटर का, वो अच्छा ही है। मेरे थिएटर इस साल मेरे थिएटर करने का एक ही मकसद है कि ये जो थिएटर है ये यूनिक है। असम का मोबाइल थिएटर सारा वर्ल्ड में नहीं था। इस लोग हम लोग 3 दिन एक इधर उधर करके मैंने सोचा था कि इस साल नहीं होने से मेरे हिसाब से और आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने बोला नहीं, वो नहीं, मेरा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो गॉड नोस, मैं थिएटर करूँगी। एक ही उद्देश्य है, वो जो मोबाइल थिएटर भाग्य भी नहीं है। उस टाइम में सोचा था ये जो मोबाइल थिएटर, वो मोबाइल थिएटर टिकने रहेगा असम में। तो आखिरी सवाल आपसे, थिएटर भाग्य देवी की आगे की परिकल्पना क्या रहेगी, या मैं कहूँ तो 10 साल बाद आप थिएटर भाग्य देवी को कहाँ देखते हैं? वो तो अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि इतना दिक्कत हो गया अभी थिएटर चलाना, बहुत दिक्कत हो गया। ये आज 5 साल
पहले जो माहौल था इस माहौल इसी टाइम नहीं है। एक्चुअली बहुत मुश्किल हुआ था जब कोई सरकार ने किसी एसिस्ट नहीं करने से वो थिएटर चलाना अभी भी मुश्किल है और 10 साल के बाद तो और मुश्किल होगा। और मैं एक बात बता सकता हूँ कि मैं जो ये थिएटर चलाया, मेरा पहले बोला था मैं जो इनहेरिटेंसली मैं ये बिजनेस किया था। मेरा बेटा वो चलेगा या नहीं चलेगा मेरा मालूम नहीं है, क्योंकि वो अभी मेरा जो हाल वो देखा है, इस देख करके उस लोग का ये मन नहीं है, उसमें मन नहीं है। जे ये नहीं पापा नहीं करोगे, हम लोग के इधर उस बिजनेस नहीं करोगे, ऐसा माहौल उस लोग का ये एक ब्रेन में टक्कर किया था। तब भी मैं सोचा था एक इज्जत का सवाल भी है ये, और जब तक चलेगा तब तक चलते रहोगी। मेरा हेल्थ अच्छा रहने से और किसी तरफ से उस लोग को भी टाइम में समझाएगा कि ये जो मेरा तुम लोग का ग्रैंड फादर का ये एक प्रॉपर्टी एक एक्चुअली वो चलाए हो सकता है तो आदमी का वो डेवलप हो सकता है, डेवलप हो जाएगा टाइम में 10 साल 5 साल बाद। अभी तो एक्चुअली मन नहीं था, फ्यूचर में जो अभी जो माहौल हुआ था उसमें मन नहीं था। हमारे बीच मौजूद हैं प्रतिष्ठित अभिनेता चंपक शर्मा जी। शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने मोबाइल थिएटर में बतौर अभिनेता, नाटककार और निर्देशक के रूप में कार्य किया, वो कौन सा कारण है जो आपको बार बार मोबाइल थिएटर की तरफ खींचता है? मुझे एक्टिंग बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत छोटे से बच्चे से हम एक्टिंग किया है। ये एक्टिंग ने मुझे खींच के लाते हैं, ये बोलेंगे मैं पहले। लेकिन जब मैं छोटे से साथ, मेरा उम्र तब 7 इयर्स था, और 7 इयर्स से मैं एक्टिंग की लाइन में पहला कदम दिया था। फिर एजुकेशन के लिए मुझे ये लाइन में इतना टाइम नहीं मिला था। फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हम सोचा जे साल भर के लिए एक्टिंग करने के लिए आसाम में एक ही चीज़ है, वो है मोबाइल थिएटर। मैं उसी टाइम में मैं नौकरी छोड़ के ये मोबाइल थिएटर में आ गया। पहले हम 1-2 साल के लिए आया था जे एक्टिंग करेंगे और जितना दिल भर के एक्टिंग करेंगे, दिल भरेगा, फिर जब करेंगे, लेकिन दिल भरा नहीं। ऐसे ऐसे 1-2 साल करके हमारा 33 इयर्स कंप्लीट हो गया इसी लाइन में। ये लाइन में मैं ड्रामा स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू किया, डायरेक्शन भी शुरू किया। जो मेरा ब्लड में ही ये ड्रामा ऐसे
उगल रहा है, ये इसीलिए मुझे आना पड़ता है मोबाइल थिएटर। और जितना दिन मेरा मोदी ने सपोर्ट करेंगे, उसी टाइम तक मैं काम मोबाइल में काम करते रहेंगे। मुझे एक्टिंग करने का पूरा ये मिलता है थिएटर को। जोश या वो मजा नहीं मजा। आता जो फिल्म बतौर अभिनेता स्टेज में मिलता है। हाँ, ये स्टेज में मिलते हैं, इसीलिए मुझे खींच के लाते हैं हर साल। स्टेज परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए, वो लाइव शो होता है, लाइव शो में एनर्जी जरूर चाहिए। इसीलिए अभी उम्र आ गया है तो सोचा जे ये रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन वो टेम्पोररी होता है, दिल मानता नहीं। सच बताऊं तो आपके प्रति एक लोगों की क्या कहते हैं, एक चाह है। सब लोग आपको चाहते हैं देखना सामने परफॉर्म करते हो। हमारी भी एक पूरी ख्वाहिश है कि आप हमेशा परफॉर्म करते जाएं और हम आपको देखते रहें। मेरा और एक सवाल है कि आपने रंग जगत के सभी विधाओं में काम किया, क्या आपको लगता है कि हम अभी भी तकनीकी रूप से पीछे चल रहे हैं? हाँ, टेक्निकल साइड से भाई ममन थिएटर, ये मोबाइल थिएटर थोड़ा पीछे है, इसीलिए पीछे है। लेकिन हमारा ये कंप्लीट ये एक मोबाइल थिएटर होता है। एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक हम 2-3 दिन के बाद ही चला जाते हैं, जब पकड़ लेके जाते हैं। हम लोग का परमानेंट स्टेज नहीं रहता। तो लाइट, म्यूजिक, जितना सामान होता है हम यहाँ पर उठा के एक रात में दूसरा प्लेस पे हमको उसको फिटिंग करना पड़ता है। इसीलिए टेक्निकली जो सामान हम दिखाने के लिए चाहिए, ऐसा सामान भी है जो इतना फोल्डिंग नहीं होता, फोल्ड नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, होने से भी उसमें इसमें टाइम चाहिए उसको फिटिंग करके। फिर भी टेक्निकली अब तक जितना ड्रामा मोबाइल थिएटर में हुआ है, मैं पहले ही नाम लूँगा टाइटैनिक। वो सुपर डुपर एक इंग्लिश मूवी था, वो सागर का ऊपर एक पानी का, इसमें जो एक जहाज का एक स्टोरी था, वो भी मोबाइल थिएटर का स्टेज में, रंगमंच में ये हुआ है और ऑडियंस का फुल सपोर्ट है देखने में। उसके बाद भी लेडी डायना किया है, हाईजेक किया है, अनाकुंडा और डायनासोर, ऐसे भी टेक्निकल ड्रामा भी मोबाइल थिएटर में बहुत हुआ है। फिर भी मैं ये कहूँगा जो ये लाइव शो होता है और छोटा चीज़ के ऊपर हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो अभी साइंटिफिक स्टोरी बहुत बढ़िया स्कोप है टेक्निकली भी काम करने के लिए, वो सिर्फ स्टेज में नहीं होते हैं। इसी और हम लोग का जो टेंट है वो भी टेम्पोररी। अगर परमानेंट हॉल होता फिर भी और कुछ कर सकते थे, लेकिन मोबाइल थिएटर में इतना नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं ऑलरेडी कर लिया। दादा, आखिरी सवाल आपसे। जैसा कि आपने बताया कि आप नाटक से दूर नहीं रह सकते, लेकिन पिछले 2 साल ऐसे गुजरे हैं कि पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ा। उस समय आपके लिए कितना तकलीफ दे? बहुत तकलीफ हुआ। जैसे पानी से मच्छी पार में जो आ जाते हैं, मच्छी का जो हाल होते हैं, हम लोग का हाल भी ऐसा हुआ। मेरा ऐसा हुआ, ऐसा लगा जो कब ये कोविड जाएगा, फिर नॉर्मल सिचुएशन आएगा, ड्रामा कब कर पाएंगे। जब इस साल ये आया तो ऐसा लगा जो मछली को पानी में। बहुत तकलीफ हुआ था। निवेदन करिब অসমৰ বলিষ্ঠ নাট্যকাৰ পল্লৱ পৱনৰ ৰচিত নাট মহালয়া মূল
आज हमारे बीच उपस्थित हैं असम के जाने माने कला निर्देशक नूरुद्दीन अहमद जी। उन्हें कला निर्देशन के क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी सम्मान से सम्मानित भी किया गया 2017 में। सर, आप लगातार 40 सालों से मोबाइल थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे मोबाइल थिएटर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये मंच को साथ लेकर चलने वाला जो तरीका है, ये कैसे ट्रॉली स्टेज से होकर रिवॉल्विंग स्टेज से गुजरा, फिर ये 2 मंचों का सफ़र तय किया। असम का जो मोबाइल थिएटर है ये 1963 से स्टार्ट हुआ, लेकिन असम का जो थिएटर इतिहास है ये महापुरुष श्री श्री शंकरदेव से स्टार्ट हुआ। तो आज से 574 साल पहले कबर आया बंगिया जो था यात्रा पार्टी, उससे आया यात्रा पार्टी हुआ। जयदेव शर्मा ने या असम में पहले ही यात्रा पार्टी किया था। उसके बाद आया बैजनाथ शर्मा जी ने या थिएटर को रूप से लिया कोहिनूर ओपेरा बोल के। उसका बाद आया हमारा अपना मोबाइल थिएटर। उस टाइम में पहले अच्युत लहकर और उसका भाई छोटा लहकर ने ये मोबाइल थिएटर का स्टार्ट किया। उसी टाइम तो वो लोग थिएटर का जो स्टाइल है चेंज कर दिया और मोबाइल थिएटर को एक टोली सिस्टम से किया। एक स्टेज में है लेकिन पीछे से 2 और अलग है। एक स्टेज से काम होने से दूसरा स्टेज को खींच के लेता है ताकि समय बच जाए। हाँ, इसलिए उसको सेटिंग्स भी रेडी हो जाए, साथ साथ में दोनों आता है, ये जाता है वो आता है। इसका बाद आया दूसरा स्तर। तो एक स्टेज में मोबाइल रिवॉल्विंग किया, अच्युत जी ने किया, वो रिवॉल्विंग किया था। उसको एक इसे अच्छा काम किया था। वो एक स्टेज में दोनों तरफ से सेटिंग रेडी है, तो जब घुमा जाएगा तो सेट में दूसरा सीक्वेंस का सेट जो है वो भी आता है। तो ये पूरा मैनुअल हुआ करता था। ये सर आसाम का जो मोबाइल थिएटर है पूरा मैनुअल है, उसमें आदमी का है, इसमें कोई मशीनरी नहीं था, कोई व्हील व्यवहार करता है। तो जब टोली था उस टाइम में पहले वो टोली में मोटर का टायर का सिस्टम किया था, लेकिन वो फेल हुआ। एक दिन का बाद दूसरा ट्रैक लगाया, ट्रेन का जैसे टोली आता है ना, उसी टोली लेकर के काम किया। वो बाद में बहुत चल रहा है। हाँ, 1966 में आसाम में जो मोबाइल थिएटर का नया रूप आया, उसी टाइम में था 2 मंच। तो पहले अच्युता ने किया था 2 मंच, लेकिन टोली सिस्टम से। ये वो नया डिजाइन करके 2 मंच एक साथ में किया। ये है हेम तालुकदार मंचरूपा थिएटर का नाम लेके 5 साल से ये चालू हुआ। 1974 में एक नया मोबाइल थिएटर जन्म हुआ, उसका नाम था पूर्वज्योति थिएटर। उसमें असम का सबसे बड़ा आर्टिस्ट डॉक्टर भूपेन हाजरिका जी ने उसमें संगीत किया, और साथ में 2 महान कलाकार, असम का सबसे बड़ा कलाकार था विष्णु प्रसाद राभा और फणी शर्मा जी ने, और साथ में लाइट का काम किया था। उसी टाइम में लाइट डिजाइन किया था अबान थिएटर का जो कृष्ण रॉय जी ने। मोबाइल थिएटर में वो कौन से विषय हैं जो कला निर्देशन के साथ जुड़े हुए हैं? मोबाइल थिएटर में हम लोग जो इसमें पहले आता था मोबाइल थिएटर का सेटिंग्स, उसका बाद साथ में आता है कास्टिंग। ये कास्टिंग का पहले हम लोग किया था, आज का तरीका नहीं था। उसी टाइम हम लोग एक ग्लास में लिख करके ये कास्टिंग प्रोजेक्टर में देखा था ये। उसका बाद हम लोग हमें से लेके आया था प्लेट में, मतलब निगेटिव पॉजिटिव सेंस करके उसी हिसाब से इसी से कास्टिंग। और मेरा थिएटर मोबाइल थिएटर में सेटिंग्स का बहुत सारा काम है, टेक्निकल है, बैकडोर का आर्टिस्ट है, इसी से ये काम चल रहा था। हम लोग का साथ एक और दूसरा भी है, एक म्यूजिक है, म्यूजिक उसका साथ लाइट नहीं होने से हम लोग सेटिंग्स का जो हम लोग टेक्निक क्या करते हैं, टेक्निक का मेन हो गया साउंड, वो भी सही है, म्यूजिक वो भी सही है। इसके अलावा हम लोग को काम सेटिंग्स का नहीं, लेकिन टेक्निक में लाइट और साउंड सही है। आपने अब तक 400 से भी ज़्यादा नाटकों में कला निर्देशन किया है। इनमें से सबसे कठिन नाटक आपके लिए कौन सा रहा? मैंने लास्ट 40 ईयर्स में जो काम किया उससे सबसे एक ड्रामा था जिसके लिए मैंने खूब कठिन था, वो था हाईजेक। इसी भाग्यदेवी थिएटर में हुआ था आज से 10 साल पहले। वो थिएटर में ये मैंने पहले वो थिएटर में आसाम के जो मोबाइल थिएटर 2 स्टेज है, वो 2 स्टेज में हम 4 स्टेज लगाया था, 4 स्टेज में किया था, स्टेज में था उसी टाइम में।
तो हाईजेक का ऐसे था, हम लोग को थिएटर का है 71 फीट या 72 फीट लेंथ और बेड है 20 फीट। तो इसके 74 फिर दो भाग करने से हमको रहता है हाथ में 36। तो मैंने उस 36 में 50 साइज़ का एक प्लेन बनाया था हाईजेक का। वो प्लेन जो 35 में 50 मॉडल घुमाना, उसको फ्लाइट करना है, हाईजेक करने के टाइम में नहीं तो उसको लैंडिंग, वो सब के बहुत कठिन था। दूसरा कठिन ड्रामा था हमारा एक अबान थिएटर में था, वो लेडी डायना। तो हेलीकॉप्टर पहले मैंने स्टेज में उसको लैंड किया था, तो वो भी कठिन काम था। लेकिन एक ड्रामा था मेरा लाइफ में, तो ये ड्रामा में टेक्निकल कुछ नहीं था, लेकिन जब उसको स्किन उठा ऊपर में, तब उसी स्टेज में पूरा होल खड़ा होकर ताली बजा था। वो था डॉक्टर भमेंद्र चोरी सर का समुद्र मंथन। लेकिन इसको कोई टेक्निक ही नहीं था, खाली सेट ही था। आपने बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों की तस्वीरें भी बनाई हैं प्रचार के लिए, पोस्टर के लिए या बैनर के लिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वे कौन कौन से लोग थे जो कला निर्देशन के साथ जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं। मोबाइल थिएटर मेरे से पहले मैं 79 को आया, 1979 को उसको, लेकिन इसका पहले मेरा गुरुजी आद्य शर्मा मेनली था, उसका साथ खगेन दास भी था, इसे बहुत सारा था। लेकिन हम लोग जब आया इसी टाइम में पहले हमको 2 महीना मिनिमम हम लोग को जो आर्टिस्ट है, टेक्नीशियन है बेर बोरा, मेनली आर्टिस्ट का, उसको हमको फोटो ड्राइंग करके बैनर लगाता था। तो 2 महीना बैनर खींचना है, पोस्टर करना है। उसका बाद तो पेंटिंग नहीं था, कुछ टाइम में ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, तो हम प्रिंटिंग के लिए मेनली कलकत्ता भेजने पड़ता था, असम में नहीं था उसी टाइम। और हम लोग मैक्सिमम बैनर पेंटिंग में होता है, बैनर जो है। उसके बाद मैंने एक नया काम सीखा, स्किन पेंटिंग। तो मैंने स्किन पेंटिंग भी वो किया था, पेंटिंग करके उसको बैनर लगाया था। अभी भी मोबाइल थिएटर में आर्टिस्ट है, थिएटर में कला निर्देशक है। अभी तो यहाँ का एक गुगलोक शाह बोल के लड़का है, वो कर रहा है। कविंदर दास बोल का एक लड़का है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन आगे का जैसे थोड़ा प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गया। लेकिन आज इसलिए आर्टिस्ट लोग का भी जो सेटिंग्स का है लड़का, सेटिंग बॉय नहीं तो आर्ट डायरेक्टर का, वो लोग का भी थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, तो भी आजकल चल जाता है। क्या आप चाहेंगे कि कला निर्देशन जो है वो एक विषय बने और इसकी व्याकरणिक शिक्षा की व्यवस्था हो? ये तो बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा बात बोला आप जी, ये सही है, क्योंकि आजकल का ज़माना और आगे का अलग था। हम लोग जो जब आया था ग्राउंड लेवल से आया था, उसी टाइम थिएटर का डिज़ाइन भी अलग था, कॉस्ट्यूम भी अलग था, म्यूजिक का भी अलग था। लेकिन आजकल वो चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे सीनियर डिज़ाइन में NSD में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में है, वो लोग को ट्रेनिंग लेकर आएगा तो थोड़ा और आगे जाएगा। अभी कंप्यूटर का है, कंप्यूटर डिज़ाइन भी होता है, सीनियर डिज़ाइन कर, लेकिन शिक्षा सही है। और व्याकरणिक जो है ना वो सही 100%। अगर कुछ ट्रेनिंग नहीं है, कुछ कोर्स नहीं करता है, तो आगे का जैसे ही रहेगा। जी। अभी तक हम तकनीकी रूप से कितने सफल हो पाए हैं? हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं तकनीकी रूप से या नहीं? टेक्निकल का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे लाइफ में जो किया हम लोग बहुत सक्सेस है। क्योंकि हाईजेक या टाइटैनिक या लेडी डायना 3-4 शो तक हुआ था, तो ये सारा इंडिया का ये जो रिजल्ट है उसको फैल गया था। बाहर का भी, इंडिया का बाहर से भी आके टाइटैनिक हाईजेक देखने को आया था। लेकिन आजकल का थोड़ा अलग है, आजकल तो बहुत सारा ऊपर गया। और हम लोग जो करते थे मैनुअल, हाईजेक भी किया था मैनुअल, टाइटैनिक किया था, टाइटैनिक भी मैनुअल था। हम लोग को सब मैनुअल है, सब मैनुअल। ट्रॉली यूज़ करता था, वो भी मैनुअल है। हम लोग को लड़का जो सेट का लड़का है, वो लोग खींच के लेता था। आजकल भी जो है चाहिए थोड़ा कंप्यूटर हो या मशीनरी हो, लेकिन मोबाइल थिएटर का जो इतिहास है इसमें कोई मशीनरी नहीं है। जो ये मोटर इसको लेके जाओ, ये इसको मोटर खींच के लेके जाओ, ये नहीं। और ये नहीं होने से भी ऐसा, तब तो मोबाइल का जो ओटीट है, जो मोबाइल का ओरिजिनलिटी है, ये रहेगा। अब मैं ये चाहूँगा जो चल है वही चलने दीजिए, उसको मशीनरी मत कीजिए। सर, आपसे ये आखिरी सवाल है, आज से 10 साल बाद मोबाइल थिएटर को आप कहाँ देखना चाहेंगे? मैंने जो देखा था लास्ट 40 ईयर्स जो मैंने काम किया था, उस समय से आज बहुत चेंजिंग आया। अब मैं चाहता हूँ जो अभी कंप्यूटर का है, साइंस आ गया,
उसके बाद पूरा ये मोबाइल थिएटर भी मैं आगे जाना चाहता हूँ और जो ये हॉल है उसको भी थोड़ा चेंज कर ले। मैं एक बार बार बोल रहा हूँ जो टेक्निकल हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा लेकिन ओरिजिनल छोड़ के नहीं जाना है। ये मेरे एक वो लोग का ऊपर भरोसा है। और दूसरा है आज तो जब ज़माना ही चेंज हो गया मोबाइल थिएटर भी चेंज हो जाएगा। मैं वो भी चाहता हूँ जब मोबाइल थिएटर युग का परिवर्तन साथ साथ जो ये भी परिवर्तन होना चाहिए लेकिन ओरिजिनल को छोड़ के नहीं।